कश्मीर की वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर सीरीज़ हमारी चली रही है, अभी तक 8 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। 9वां एपिसोड भी आ ही गया होगा मेरे ख्याल से इस वीडियो के पहले। तो जो इतना प्यार आया है, उतने कमेंट्स आए, तो उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। और इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा प्लान बताऊँगा, एक प्रॉपर आइटिनरी जो काफ़ी मुश्किल से मिलती है लोगों को यूट्यूब के ऊपर। और लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कौन सी सिटी पे जाए, कहाँ पे कितने दिन स्पेंड करें, कहाँ पे होटल स्टे करें, कहाँ पे ना करें। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो धरती के स्वर्ग और भारत के क्राउन जूल जो कि सर का ताज है भारत का, कश्मीर, वहाँ जाने के लिए हर कोई बेताब रहता है। कोई अपने फैमिली के साथ जाना चाहता है या कोई अपना पार्टनर के साथ जाना चाहता है। काफ़ी अच्छी जगह है कश्मीर जाने के लिए, और वहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, काफ़ी सारे टाउन्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि जो एयरपोर्ट है वो श्रीनगर में है, और श्रीनगर जो कश्मीर एरिया है वहाँ के सेंटर में लोकेटेड है, जो कि एक अच्छा ज़रिया हो जाता है हर जगह जाने के लिए। मतलब कि अगर गुलमर्ग जाना हो, पहलगाम जाना हो, सोनमर्ग जाना हो या दूध पथरी जाना हो या कहीं पे भी जाना हो आपको, तो आपको एक सेंट्रल लोकेशन मिल जाती है श्रीनगर में। तो श्रीनगर में अगर आप रुकते हो तो आप वहाँ से हर जगह 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी पे आराम से आप टैक्सी से जाके वापस आ सकते हो। तो कश्मीर में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप जाना चाहते हैं, सपोज़ हम एज्यूम करेंगे कि आप दिल्ली से जा रहे हो, तो अगर आप न्यू दिल्ली से जाएंगे तो बेस्ट होगा अगर आप फ़्लाइट कर सको, क्योंकि जो ट्रेन है वो एग्जैक्टली श्रीनगर तक जाती नहीं है और उसके पहले जाती है वो ट्रेन। तो अब अगर आप जम्मू जा रहे हैं और उसके आगे कश्मीर में बारामूला वगैरह के स्टेशन पे जा रहे हैं, तो फिर वहाँ से आपको टैक्सी करके मेन सिटी पे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा होता है ट्रेन का मिला के पर है 2200 हो ही जाता है। फ़्लाइट जो होती है, अगर आप एडवांस बुकिंग कर रहे हैं 1 महीना 1.5 महीना पहले, तो आपको आराम से 3000 रुपये के आसपास मिल जाती है। टैक्सेस मिला के 3300 रुपये, 3400 रुपये में तो आपका आराम से फ़्लाइट बुक हो ही जाएगी दिल्ली से। तो दिल्ली से श्रीनगर 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, टाइम भी आपका बचेगा। सुबह की फ़्लाइट आप पकड़िए 9 बजे, आप 10:30 बजे श्रीनगर लैंड कर जाएंगे। श्रीनगर पहुंचने के बाद अभी फ़िलहाल कोविड का टाइम चल ही रहा है, तो वहाँ पे मैंडेटरी चेकिंग होती है कि अगर आपके दोनों डोजेस कोविड के हो चुके या नहीं। उसके अलावा आपका ये भी देखा जाता है कि अगर आपका वैक्सीनेशन पूरा नहीं है तो आपके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली चेक होती है एयरपोर्ट पे। इसके बाद आप बाहर जाएंगे, बाहर आपको एक टैक्सी स्टैंड दिखेगा, आप डायरेक्टली जाकर टैक्सी स्टैंड से अपने होटल के लिए बुक कर लें। होटल का सजेशन मैं दूंगा कि आप एक ऐसा होटल बुक करें जो कि लाल चौक के पास है, मार्केट के पास, या फिर वो निशात बाग के पास है, सिटी की दूसरी तरफ, झील के, डल झील जो 70% एरिया उसका सिटी के, जो सिटी है श्रीनगर, वो डल झील की 70% इस तरफ है, 30% सिटी दूसरी साइड है। तो दूसरी साइड के एरिया थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट अगर आपको चाहिए, थोड़ा एकदम थोड़ा बिजी सिटी लाइफ से दूर चाहिए, तो वहाँ का भी बुक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो होटल बुक किया था, जमाल रिसोर्ट नाम था उसका, और मेक माई ट्रिप से बुक किया था, वो निशात बाग के पास था, जो कि सिटी की दूसरी साइड थी। थोड़ा शांत एरिया था, थोड़ा दूर था एयरपोर्ट से पहुँचने में, हम लोग को तकरीबन 1 घंटा लगा। लेकिन वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे आपको हर समय शोर शराबा, ट्रैफिक का ये सब नहीं दिखेगा। और थोड़े से रिसोर्ट्स के साइज़ भी बड़े आते हैं। सिटी में आप रुकते हो, मेन सिटी में, तो वहाँ पे होटल्स होते हैं, होटल्स का साइज़ छोटा होता है, रिसोर्ट बड़ा होता है। वहाँ पे टहलने घूमने की स्पेस होती है, अच्छा रेस्टोरेंट्स, ओपन एयर रेस्टोरेंट सब बना होता है। तो इस मामले में रिसोर्ट्स अच्छे होते हैं। एक और चीज़ जो आपको सजेस्ट करूँगा, कश्मीर में किसी भी होटल में बुक करो तो ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों चीज़ें बुक करना। ब्रेकफास्ट तो हम लोग नॉर्मली हर जगह पे करते ही है कि सुबह सुबह खा के निकले, जहाँ भी घूमना है, लेकिन डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीनगर में या कोई भी जगह कश्मीर की हो, वहाँ पे रात में सब बंद हो जाता है। रात का मतलब ऐसा नहीं कि 9 बजे, रात का मतलब शाम को 6:30, 7 बजे। शाम को 6:30, 7 बजे वहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है, और अंधेरा होते ही वहाँ सब कुछ बंद होने लगता है। आपको ईज़िली खाना और दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो अगर आप रात को कुछ भी आपको चाहिए, आपके साथ छोटा बच्चा दूध चाहिए वगैरह, ये सब चीज़ें जो चाहिए होती है, आपको दिन के टाइम खरीद के रख लेनी अपने पास, क्योंकि रात में कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल है। आप होटल वालों के भरोसे ही रहेंगे। तो होटल भी जो आप चूज़ करिए, अच्छा होटल चूज़ करिए। कश्मीर आ रहे हैं, जैसा कि वहाँ के जो भी गाइड्स वगैरह होते हैं, कहते हैं कि पैसे खर्च करने में कंजूसी मत करो, इतनी दूर आए हो। तो मैं दूसरे वे में कहूँगा कि वहाँ तक जा रहे हो अगर आप, और वहाँ पे प्रॉब्लम में फंसोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। तो इससे अच्छा है कि सस्ते होटल के चक्कर में अपने लिए और अपनी फैमिली के प्रॉब्लम मत लेना, और एक अच्छा होटल बुक करना। क्योंकि जब रात में टेम्परेचर -10 होता है और आपको पानी की बोतल चाहिए होती है, तो जो सस्ता होटल है वो पानी नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि बॉटल्स जम जाती, पानी जम जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, फिर आपको लगेगा कि सुबह इतना एंजॉय करो, रात में इतनी परेशानी हो रही है, रूम में हीटर नहीं, इतनी ठंड लग रही है। हमारी बॉडी, जो नॉर्मली लोग प्लेन्स में रहते हैं या साउथ में रहते हैं, उनको आदत नहीं होती इतनी ठंड की। हम लोग एट मैक्स 5 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री में ही हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है।
तो ये तो माइनस में चलता है यहाँ पे। मतलब जब हम गुलमर्ग में थे तो वहाँ तो प्लस में टेम्परेचर गया ही नहीं था। ये मैं फरवरी की बात बता रहा हूँ, दिसंबर जनवरी की नहीं बता रहा हूँ, फेब की बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है। तो श्रीनगर का मैं बता रहा था आपको कि हम लोगों ने दोनों चीज़ ब्रेकफास्ट इतना लिया था और हमने वहीं पे खाया होटल के अंदर। दोपहर के टाइम हम घूमने के लिए बाहर गए थे। आपको घूमने के लिए जाना है, आप सिटी में जाइए, लाल बाग, जो लाल चौक है, सॉरी, लाल चौक के अलावा वहाँ पे 4 बाग हैं अलग अलग गार्डन से, शालीमार गार्डन, निशात बाग, तो ये इस तरह के और भी 2 हैं, नाम लिख के दे दूँगा। तो ये सब जो गार्डन्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं जाने के लिए, पर इनकी एक प्रॉब्लम है कि सर्दियों के टाइम में सूख जाते हैं। तो सर्दियों के टाइम आप इनको अवॉइड कर सकते हो। आप गर्मियों के टाइम, आप स्प्रिंग में आओगे, मार्च अप्रैल मई में, तो इनके फ्लावर्स ब्लूम कर रहे होंगे, ट्यूलिप गार्डन है, बहुत सारी जगह है। इवन केसर के खेतों में भी उस समय केसर लगी होती है, इस समय वो सूखे होते हैं सर्दियों के समय। तो सर्दियों के समय वहाँ पे पत्ते वत्ते भी निकल जाते हैं पेड़ों से, तो सूखा पत्ता, तो डेसिडुअस जो होता है पेड़ उस तरह के, तो मतलब ऐसा माहौल वहाँ पे होता है कि बहुत हरियाली और बहुत फ्लावर्स दिखेंगे आपको। एक ठंड होती है, एक अलग तरह का माहौल होता है ठंड में। अच्छा है, यूनिक है अपने आप में वो। ये ठंड आपको देख के लगेगा कि बहुत ठंड है, चीज़ें अलग तरह की चल रही होती है, लोगों का पहनावा, काफ्तान वगैरह पहने होते हैं, फिरन पहने होते हैं, तो उससे एक अलग लुक आता है। और अंगीठी लेके लोग घूम रहे होते हैं रोड पे, तो इतनी ठंड होती है। ग्लव्स वगैरह ये सब तो आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, ग्लव्स, जैकेट्स ये सब लेके जानी। जैकेट्स आप लेके जाओ तो वुलन पे इतना फोकस मत करो। आपको अगर स्नो में जाना है तो आप जैकेट्स लो जिससे स्नो स्लाइड हो जाए। तो जो अपना स्लिपरी मटेरियल की जो जैकेट्स होती है, पफर जैकेट्स होती है, वो जैकेट्स आप पहनना। तो श्रीनगर में अगर आप रह रहे हो तो आप श्रीनगर से ही इजीली 2-3 जगह कवर कर सकते हो सेम डे। आप सुबह जाके शाम को आ सकते हो। पहला है सोनमर्ग। तो सोनमर्ग में काफ़ी लोग पूछते हैं कि कहाँ रुके, तो सोनमर्ग में रुकने की ज़रूरत नहीं है। सोनमर्ग में एक्चुअली में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इतना अच्छा इंतज़ाम रुकने के लिए नहीं है। एडवेंचर लवर्स है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे रुक सकते हैं, किसी भी लोकल गेस्ट हाउस में, या किसी के कोई घर में पेइंग गेस्ट रख रहा हो तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। पर ऐसा कोई बहुत अच्छी वहाँ पे होटल्स वगैरह विंटर्स के लिए तो नहीं है। समर्स की बात अलग है, समर्स में चीज़ों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, मौसम थोड़ा बेटर हो जाता है, एक नॉर्मल मौसम हो जाता है। लेकिन विंटर्स में हार्श क्लाइमेट होता है, तो हार्श क्लाइमेट में आपको जो फैसिलिटीज़ है उसकी ज़रूरत होती है। तो सोनमर्ग आप जाइए, टैक्सी बुक करिए। रिकमेंड करूँगा अपने होटल से टैक्सी बुक कर लीजिए, इससे कि आपको होटल से पिकअप मिल जाए इजीली। होटल से आपको पिक करके, और जो भी टैक्सी होती है उनका जो रेंट है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है, 100-200 रुपये बार्गेन हो जाएगा। जैसे अगर आप सोनमर्ग जा रहे हो तो उनका रेंट है 3,000 रुपये, अब ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये कर लोगे, जाना और आना दोनों का होता है। तो सोनमर्ग आप जाओगे, अब विंटर्स में क्या होता है, सोनमर्ग आप जाते हैं तो वहाँ रास्ते में लास्ट का 10 किलोमीटर पूरा बर्फ़ का रास्ता होता है, तो नॉर्मल टैक्सी हमारी जा नहीं पाती है, तो वहाँ पे आपको दूसरी टैक्सी करनी पड़ती है। तो दूसरी टैक्सी का चार्ज अलग है, जो कि 2-2,5 हज़ार रुपये हो सकता है। उसमें उसके टायर्स में चेन लगी होती है, वो आपको सोनमर्ग तक लेके जाएगी। जब आप सोनमर्ग जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको स्लेजिंग करने को मिलेगा, स्नो बाइक मिलेगी, तो ये सब थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। आप करना चाहो थोड़ा बार्गेन करते रहना और उनको कर सकते हो। आप स्नो बाइक आप कर सकते हो 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। स्लेजिंग आप कर सकते हो, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 ऐसे बने हुए हैं वहाँ पे, तो उस पर स्लेजिंग आप करो, स्नो बाइकिंग करो। वहाँ पे स्लेज करते हुए वापस आने में बहुत मज़ा आती है। स्लाइड करते हुए आते हैं, झूले पे होता है तो बर्फ़ का झूला टाइम आपको लगेगा। खूब सारी फ़ोटो खींचने के स्पॉट्स है सोनमर्ग में। सोनमर्ग एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको मतलब आपका पैर घुसता रहेगा। मेरे पैर हर समय घुटने तक मेरे पैर अंदर घुस रहे थे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी। तो ये हो गया सोनमर्ग की बात। और एक दूसरी जगह दूध पत्री। दूध पत्री हम अपनी ट्रिप में जा नहीं पाए, अगली बार ज़रूर जाएंगे। पर जो टैक्सी ड्राइवर्स थे जो लोकल्स थे वहाँ के, वो हमें बहुत रिकमेंड करते थे दूध पत्री जाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी वो काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो दूध पत्री एक जो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैलीज़ है, बहुत अच्छे लैंडस्केप्स वहाँ मिलते हैं। बर्फ़ में ऑल्दो काफ़ी चीज़ें सिमिलर लगती हैं, पर हाँ, कश्मीर में हर जगह का लैंडस्केप कुछ अलग है। आप वहाँ जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कौन सी जगह है क्या अलग है, पहाड़ों के शेप्स भी अलग हो जाते हैं वहाँ पे। तो वो दूध पत्री भी एक और जगह जो आप श्रीनगर से कवर कर सकते हो सेम डे में। श्रीनगर में 2-3 दिन अगर आप स्टे कर लेंगे तो आप पूरा श्रीनगर कवर कर लेंगे आराम से। आसपास सोनमर्ग, दूध पत्री भी हो पाएंगे। इसके बाद आती है बारी गुलमर्ग की। तो गुलमर्ग एक बहुत सबसे सुंदर जगह मेरे हिसाब से जो वहाँ की कश्मीर की है वो गुलमर्ग है। गुलमर्ग इंडिया की स्कीइंग कैपिटल है। वहाँ पे लोग स्कीइंग के कोर्सेज सीखने जाते हैं। वहाँ पे सबसे जो मेन अट्रैक्शन है वो वहाँ की गंडोला राइड्स हैं। तो जो गंडोला राइड है उसके 2 फेज़ है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 आमतौर पे बर्फ़बारी के टाइम पे बंद हो जाता है। फ़ेज़ 1 में आप जाओगे, 740 रुपीज़ की टिकट है, वो आपको ऊपर तक लेके जाता है, 10,000 फीट की पीक पे लेके जाता है, एलावत माउंटेन की पीक पे। और वहाँ पे लोग स्कीइंग कर रहे होते हैं, स्नो बाइकिंग चल रही होती है, वहाँ पे खाना पीना आप खा सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। दोपहर के खाने की एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जब भी आप होटल से निकलो तो ब्रेकफास्ट हैवी करके निकलो, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह इतने नहीं मिल पाएंगे जहाँ पे आपको एक हैवी मील मिल सके। आपको छोटा मोटा आपको मैगी, पकौड़े, कहवा, ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी, जिससे आप एनर्जी आपके अंदर रहेगी, पर आपका पेट नहीं बहुत भरेगा। तो पेट भरने के लिए आप अपने होटल के ब्रेकफास्ट पे डिपेंडेंट रहिए। सुबह सुबह आप हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपको हैवी खाना खाने से उलझन होगी, सब एक्टिविटीज़ नॉर्मल है।
खाना पेट भर खाना खा के आप कर सकते हो। हमने खुद करी भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एल्टीट्यूड में ब्रीदिंग प्रॉब्लम का ऐसा इशू नहीं होता है। वो एक जगह पे हुआ था, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। तो गुलमर्ग में रहने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 40,000 तक के होटल्स हैं। तो अब वो रिसॉर्ट्स टाइप के हैं। उसके अंदर अब रिसॉर्ट का मतलब कश्मीर में नहीं होता है वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, जकूज़ी होगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। रिसॉर्ट का मतलब होता है कि थोड़ा एरिया बड़ा होता है, आपके जो होटल के रूम्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में, उनके बाथरूम्स बड़े होते हैं, वार्डरोब्स वगैरह दी होती है। तो एक एक जो ओवरऑल पैकेज है वो अपने एज अ रिसॉर्ट वो आपको शो करते हैं। गार्डन होता है आगे, उसमें बर्फ़ गिरी हो तो बर्फ़ में खेलिए आप, होटल के अंदर ही आप खेल सकते हो। बच्चे वगैरह हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आपको एक बस कदम बाहर रखना और आप बाहर ही बर्फ़ के अंदर खड़े हो। तो गुलमर्ग में ये चीज़ बहुत है, बर्फ़ आपको हर जगह दिख जाएगी। गंडोला राइड्स हैं, वहाँ पे स्कीइंग कर सकते हैं आप। स्कीइंग के कोर्सेज़ करने हैं तो आप वहाँ पे अलग से स्टे करके कोर्स अपना परस्यू कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे कोच हायर करना होगा, वो कोच आपको सिखाएगा और फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो गुलमर्ग में ये सब चीज़ें करने के लिए हैं। तो गुलमर्ग में 1 या 2 दिन स्टे जैसा आपको करना हो, वैसा करने के बाद आपको जाना है पहलगाम। तो पहलगाम का नाम भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा। पहलगाम में घोड़े बहुत मशहूर है, वहाँ पे बहुत घोड़े घूमते रहते हैं और घोड़ों के साथ घोड़े वाले भी घूमते रहते हैं। तो घोड़े वाले आपको बहुत हैरास करेंगे, बहुत पीछे पड़ेंगे आपके। लेकिन बात यह है कि घोड़े पे जाने से आपकी स्पीड जो होती है, घोड़े की स्पीड और एक गाड़ी की स्पीड में आपको पता है फ़र्क होगा। जब एक गाड़ी चलती है तो स्पीड में चलती है, आपको कम टाइम में ज़्यादा दूर तक लेके जाएगी। घोड़े आपको आस-पास घुमाएँगे, आपको बिठा के धीरे-धीरे चलेंगे, आप कुछ जगह पे जा पाओगे। और ठंड के टाइम में स्पेशली जब बर्फ़ गिरी है तो आपको नहीं समझ में आएगा कौन सी वैली है और कौन सा क्या है, वो आपको कुछ भी बता देगा। वो आपको बोलेगा मैं आपको 6 पॉइंट दिखाऊँगा, 2,000 रुपये दे दो, और आपको 3 जगह जाके 6 जगह का बता के आपको वापस ले आएगा। तो वो इस तरह की टैक्टिक्स, इस तरह के स्कैम्स वहाँ पे होते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर आप समर्स में जा रहे हो तो आप ज़रूर घोड़े पे जाइए। समर्स में आपको वैलीज़ दिखेंगी, हरियाली दिखेगी, आपको समझ में आएगा कौन सा पॉइंट कहाँ है। मिनी स्विट्ज़रलैंड है, कोई वैली है, कुछ इतनी सारी जगह उन्होंने वहाँ पे पोस्टर्स, आप जब पहलगाम पहुँचेंगे आपको वहाँ पे टैक्सी स्टैंड में बड़े-बड़े पोस्टर दिख जाएँगे जिस पे लिखा हुआ है साफ-साफ कि कहाँ-कहाँ जाने के लिए कितने-कितने रुपए। तो 6 पॉइंट्स और 8 पॉइंट्स के वहाँ पे पैकेजेस बने हुए हैं। वो आपको 2 पॉइंट से 3 पॉइंट्स के डिस्काउंटेड पैकेज बेचेंगे। लेकिन वो विंटर्स में ना समझ में नहीं आएगा आपको। जब भी आप जाओगे आपको कहीं भी आपको वो पहलगाम के अंदर ही किसी पार्क में दिखा देंगे कि ये स्विट्ज़रलैंड है, मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं इसको, और वापस ले आएँगे, आपको लगेगा कि हाँ, मैंने देख लिया, पर एक्चुअली आप वहाँ तक गए नहीं। तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगा, जैसा कि मैंने पहलगाम की वीडियोज़ में शो भी किया है, मैंने टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक करी और वो टैक्सी ने 1200 रुपये में मुझे बहुत दूर, पहलगाम से 10-20 किलोमीटर दूर बेताब वैली, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है बेताब वैली, वहाँ पे लिडर रिवर बह रही होती है, वहाँ पे लेके गए। और बेताब वैली से हम आगे गए चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है और वो इतनी बढ़िया जगह थी, वहाँ इतने कम लोग थे, वहाँ की बर्फ़ पूरी अनटच थी। अगर वो टच भी थी तो ह्यूमन से नहीं, एनिमल से टच थी और मुझे एनिमल्स के पॉज़ दिख रहे थे। मतलब एग्जैक्टली जो नेचुरल हैबिटेट होता है एनिमल्स का, वो वैसी जगह थी। और वहाँ पे पैदल और गाड़ी और बाइक से और घोड़े से नहीं जा सकते। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जाती है, वो है स्लेज। और स्लेज पे आपको 2-3 लोग खींच के लेके जाएंगे, तब वो आप ऊपर वहाँ तक पहुँच पाओगे। और वहाँ के जो नज़ारे हैं वो एकदम ब्यूटीफुल है। मैंने आपको पहले आपकी वीडियोज़ में दिखाया भी है, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है चंदनवाड़ी। तो वहाँ का जाना वर्थ इट है। 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये में टैक्सी हो जाती है, जो आपको लेके जाती है, लेके आती है। 3 घंटा का उसका टाइम होता है। और आरू वैली भी एक जगह है वहाँ पे, जो अभी हम गए थे बहुत बर्फ़ हो रही थी इसलिए वो जगह बंद थी, लेकिन आरू वैली भी आप जा सकते हो। ये 3 जगहों का पैकेज मैंने बताया आपको, 1200-1300 रुपये। तो ये जगह है। और पहलगाम में आप 1 रात स्टे कर सकते हो या 2 रात स्टे कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको किस तरह से टाइम स्पेंड करना है। पहलगाम में भी 2 तरीके से रुक सकते हैं आप पहलगाम में ऊपर मेन पहलगाम के अंदर रुक सकते हैं, या फिर आप नीचे पहलगाम से 10 किलोमीटर नीचे एक एरिया है मोवेरा, वहाँ पे बहुत सारे रिसॉर्ट्स बने हुए हैं। हम रुके थे फ्रेश वाटर रिसॉर्ट में, बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट था, बहुत स्पेशियस था, नदी के एग्जैक्टली किनारे था। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए कि नदी पास से दिख रही हो, हमें रात में पानी की आवाज़ आ रही थी नदी बहने की। और एकदम दीवार लगी हुई है बर्फ़, जो हमारे रिसॉर्ट की दीवार थी नदी के साथ लगी हुई थी। उसका गार्डन भी था, बहुत ही अच्छा, वो अच्छा क्वाइट सा रिसॉर्ट था। वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे रिसॉर्ट बने हुए हैं मोवेरा। तो आप अगर टैक्सी से आ रहे हो श्रीनगर से, तो ऑब्वियसली आप आपकी टैक्सी वहीं पे रहेगी श्रीनगर की, तो वो आपको पहलगाम ले जाएगा। पहलगाम में चेन वाली गाड़ी कोई इशू नहीं है, जैसा कि गुलमर्ग और सोनमर्ग में देखने को मिलता है। पहलगाम में आप आराम से अपनी लोकल टैक्सी को ही ऊपर तक ले जा सकते हो, फिर वहाँ पे आप गाड़ी से या फिर टूरिस्ट टैक्सी से ऊपर और ऊपर जा सकते हो। मैं भी जो श्रीनगर से जो टैक्सी आपको गुलमर्ग लेके जाएगी, वो आपको गुलमर्ग एग्जैक्टली गुलमर्ग तक नहीं लेके जाएगी, वो आपको तंगमर्ग तक लेके जाएगी, जो कि गुलमर्ग से 10-15 किलोमीटर पहले एक जगह आती है। वहाँ पे वो टैक्सी आपको टैक्सी स्टैंड में खड़ा करके उतार देगी, फिर वो बोलेगा कि चेन वाली गाड़ी लेके ऊपर जाओ, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत पतला है, बहुत बर्फ़ वाला है, आईसी रोड्स होती हैं। नॉर्मल गाड़ी और नॉर्मल ड्राइवर की इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती कि उस पर चला सके, तो इसलिए वहाँ पे जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स होते हैं, जो चेन लगी होती है टायर्स में, वही लोग आपको तंगमर्ग से गुलमर्ग लेके जाते हैं। उसके चार्जेस भी एक्स्ट्रा है, 2,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा उसमें लगेंगे। इसके अलावा हर जगह जहाँ आप जाओगे वहाँ पे आपको गम बूट्स लेने ही पड़ेंगे,
तो मैं आपको, और वो आपको बोलेंगे कि आपको जैकेट की ज़रूरत है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतनी स्नोफॉल में गुलमर्ग में था, जैकेट की ज़रूरत आपको नहीं है। जो वो लॉन्ग कोट देते हैं, जो ओवर कोट देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हैवी स्नोफॉल में हम खड़े थे, अपनी खुद की जैकेट खरीदी हुई, जो आपको आपकी सिटी में मिल जाएगी, या फिर आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हो। 500 रुपये 600 रुपये के आराम से आपको पफर जैकेट्स मिल जाएंगे। आप वो पहनोगे आराम से, उस पर उससे संभल जाता है, कोई बर्फ़ आपके अंदर नहीं घुसती है। बर्फ़ आती है, इस पे लगेगी, आप ऐसे करके झाड़ दोगे। मैंने वीडियोज़ में आपको दिखाया है कितने इजीली होता है। आप जो ग्लव्स है -5 डिग्री या -10 डिग्री के हिसाब से डिकैथलॉन से खरीद लो, थोड़े महंगे आएंगे, वन टाइम परचेज़ है, कहीं भी बर्फ़ में जाओगे वो आपको यूज़ आएंगे। मैंने 2017 या 18 में ख़रीदे थे। मैंने नैनीताल में यूज़ करा, शिमला में यूज़ करा, और मैंने कश्मीर में भी यूज़ करा। वो हर जगह बर्फ़ में मुझे वही ग्लव्स काम आते हैं। और इन सब जगहों से घूम के आप वापस श्रीनगर से अपनी फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली, मुंबई कहीं पे भी जा सकते हो। एक मैं टिप आपको दूंगा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे जब भी आप आओगे तो आप एक टाइम, नॉर्मल एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ना अलग बात है, श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ना बिल्कुल अलग बात है। श्रीनगर एयरपोर्ट पे आने के लिए फ़्लाइट से 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपको एयरपोर्ट में घुसने से पहले 2 चेकिंग पॉइंट्स मिलेंगे। पहली चेकिंग पॉइंट में आपकी कार की चेकिंग होती है, सेकंड पॉइंट में आपको उतरना है, सारा सामान उतारना है, और जैसे एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेक होता है, एग्जैक्टली वैसे ही सिक्योरिटी चेक यहाँ पर होता है। जब ये चेक पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको एंट्री मिलती है। और ये चेक ऐसा नहीं है कि आप बस लाइन से खड़े हो गए, जैसे कि एयरपोर्ट में खड़े होते हैं। इसमें 1 बाय 1 होता है। एक कार आती है, वो कार से लोग उतरेंगे, अपना करवाएंगे, वो उतर के कार जाएगी, फिर आपकी कार अंदर जाएगी, फिर आपकी चेकिंग होगी। तो इसमें टाइम लगता है, भीड़ लगी होती है, लाइन लगी होती है कार्स की। और इसके लिए आपको इस वजह से आपको एक अपना टाइम हाथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फ़्लाइट, क्योंकि एयरपोर्ट को इस चीज़ से मतलब नहीं है। ये आपको मैनेज करना है कि आप कितने पहले आ रहे हो, कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करके अंदर एयरपोर्ट जाओगे, फिर आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करोगे, फिर वहाँ चेकिंग होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में। तो गाइस, ये था आइटिनरी, जो बजट मैंने लिख के सब चीज़ें बता दी हैं। एक और मैं लिख के एक टेबल फॉर्म में मैं आपको लिख के दे दूँगा, जिससे कि आपको एक ईज़िली समझ में आ जाए किस शहर का, किस टाउन का कितना आपका बजट होना चाहिए, टैक्सी वाले खर्चा कितना आएगा। तो ये लमसम आप समझ लीजिए कि होटल से खर्चा एवरेज आप 5-6 हज़ार रुपये मान लीजिए पर नाइट का। टैक्सी खर्चा आप श्रीनगर से एक और सिटी का अगर आप जा रहे हैं, अगर आप एक ही टैक्सी को लेके, जैसे हमने भी करा था, एक ही टैक्सी को लेके हमने 6 दिन के लिए उसको ले लिया था, तो ऐसी टैक्सी आपको दिन का 2,500 रुपये 2,600 रुपये चार्ज करेगी। तो उस हिसाब से आप अपना बजट बना के चल सकते हैं, आपको कितने दिन के लिए जाना है। श्रीनगर के लिए 2 दिन काफ़ी है। उस 2 दिन में आप 1 दिन श्रीनगर का और 1 दिन कोई आसपास दूध पथरी या सोनमर्ग ले सकते हैं। आपको पहलगाम में 1 दिन काफ़ी है, 1 दिन आप रुक के पूरी जगह वहाँ का एक्सप्लोर कर सकते हैं। गुलमर्ग में भी आपको 1 दिन काफ़ी है। अगर आपको कुछ स्कीइंग वगैरह कोर्सेज़ नहीं करने हैं तो 1 दिन में आपका इनफ होगा। सब चीज़ें आप घूम लेंगे, मंदिर भी देख लेंगे, आप वहाँ पे स्कीइंग भी कर लेंगे, और आप वहाँ पे गंडोला राइड भी कर लेंगे। सुबह से आप स्टार्ट करिए हर जगह पे। आप श्रीनगर से निकलिए 9 बजे ब्रेकफास्ट करके, आप 10:30-11 बजे का हर जगह पहुँच जाएंगे, और 11, साढ़े 11, 12 से आप एक्टिविटीज़ चालू करिए, 5 बजे तक सारी एक्टिविटीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फाइनली अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अभी तक के लिए कश्मीर सीरीज़ को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आगे और भी जो बची वीडियोज़ हैं आपको मैं हाउस बोट वगैरह दिखाऊंगा। ये सब वीडियोज़ भी अभी आने बाकी हैं। और फिर मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था। मैं उसमें आपको जनरली स्कैम्स होते हैं और जो भी कर्फ्यू वगैरह के सीन्स हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। कर्फ्यू कभी मैं इसमें आपको बता ही देता हूँ। एक छोटी सी बात है कि फ्राइडे जुम्मे की नमाज़ के टाइम से लेकर मंडे की मॉर्निंग तक कर्फ्यू रहता है पूरे कश्मीर में। खाली टूरिस्ट की ट्रैवलिंग अलाउड है, शॉप सारी बंद होती है। आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, शॉप सब बंद मिलेंगे। तो फ्राइडे की दोपहर से लेकर संडे तक, ये कोविड का लॉकडाउन नहीं है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से लॉकडाउन है, और पूरे कश्मीर में होता है, सिर्फ श्रीनगर में नहीं होता है। तो ये आपको चीज़ एक ध्यान में रखनी है। अगर आप प्लान कर रहे हो तो छुट्टी लेके वीकडेज़ में आओ, ना कि वीकेंड पे आओ, कि वीकेंड पे हो सकता है थोड़ा सा मज़ा कम आए आपको। ऑल्दो इतना कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हाँ वीकडेज़ में आओगे तो ज़्यादा आपको हर चीज़ खुली मिलेगी, एक माहौल अलग दिखेगा। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइए और क्या आप जानना चाहते हैं कश्मीर के बारे में। मैं एक और वीडियो बना के आपको बता दूँगा, या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में ऐड कर दूँगा। थैंक यू, बाय।